अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर का चूंकि हमारे सिलेबस में ठीक ठाक हिस्सा है तो इसमें हम आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ समझ आएगी आज के लेक्चर की बल्कि आपको मजा भी आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है जी कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है सर? हमें पता है ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है सर? चार्ज को। बहुत बेसिक डेफिनेशन। स्टोर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है। तो अब कैपेसिटर की एक डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। अब दूसरी बात यह है कि क्या हम चार्जेस को स्टोर क्यों करते हैं? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डैम है, एक डैम में आप वाटर स्टोर करते हैं, तो वाटर तो आपने स्टोर कर लिया, लेकिन किया क्यों है? सवाल यह है। अब आप कहेंगे सर उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। कैसे? एक्चुअली जब आपने वाटर को वहां एक हाइट पर आपने जब उसको स्टोर किया हुआ है तो अब आपको पता है कि जब वो नीचे गिरेगा तो अब वो उसके अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है, इन द वाटर, और जब वो नीचे गिरेगा तो अब वो हाई स्पीड से गिरेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? किनेटिक एनर्जी। और आगे टरबाइन लगी हुई है, वो किनेटिक एनर्जी जो वाटर में है वो टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन आगे जनरेटर के साथ अटैच है और जनरेटर ऑन हो जाएगा और इस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि वो जो डैम है उसमें पानी की बजाय ना दूध का दरिया आ रहा है और उसके आगे आपने बंद बांधा हुआ है, यानी कि आपने डैम बनाया हुआ है, तो अब आपने दूध को एक हाइट पर आपने क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। अब वो जब नीचे गिरेगा तो क्या वो भी वही काम नहीं करेगा? बिल्कुल डेफिनेटली वही काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि अब वहां पर उसको स्टोर करने में जो असल पर्पज है ना उसका, उसकी एनर्जी है। तो यहां पर जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहां पर भी सर हम इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर भी एनर्जी ही स्टोर करता है। इसकी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या है? इट स्टोर्स एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, कि किस फॉर्म में करता है? स्टोर एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे हम जब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे ना, तब वहां भी हम इस बात को वेरीफाई कर लेंगे। अब कैपेसिटर के बारे में ये बात तो होगी, चूंकि कैपेसिटर्स की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। मतलब बेसिक इसके अगर हम देखें तो दो टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड कैपेसिटर्स और दूसरे वेरिएबल कैपेसिटर्स। अब इसमें आगे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, मीका कैपेसिटर है और बहुत सारी टाइप्स आप समझ सकते हैं। लेकिन हमने कौन सी टाइप को डिस्कस करना है? जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। हमने जो कैपेसिटर की टाइप को डिस्कस करना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाई है ना, उस डायग्राम में भी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हवाले से ही बातें करूंगा। तो अब किसी सर्किट के अंदर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैपेसिटर है? तो उसका सिंबल आपने याद रखना है। इसका सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का? इसका सिंबल क्या होता है? तो याद रखिएगा, कैपेसिटर का जो सिंबल है ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, और इनको यूं बना दिया जाता है। अब मैंने कहा कि दो बेसिक टाइप है कैपेसिटर की, ठीक है। अब अगर तो इसके ऊपर यू साइन एक बना हुआ है, एरो का साइन, तो इसका मतलब है ये वेरिएबल कैपेसिटर है और ये कौन सा है? फिक्स्ड कैपेसिटर है। ये कौन सा है? वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है और ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर। अब देखिएगा, ये मैंने आपके सामने दो प्लेट्स बनाई हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। ये 3D में मैंने नहीं बनाई, 2D में बनाई हुई है। आप इसको 3D में कंसीडर करें, ऐसे दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब
अगली बात यह है कि अभी क्या ये कैपेसिटर चार्ज है कि नहीं चार्ज। आप कहेंगे सर अभी तो चार्ज नहीं है क्योंकि प्लेट पर आपने चार्ज ही नहीं दिखाया। अगर मैंने इसको चार्ज करना हो तो फिर मैं क्या करूं, सर इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दे। शाबाश, चलिए मैं काम करता हूं, मैं यहां इसके साथ ना बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी का जो वोल्टेज है वो मैं क्या देता हूं, V है। फर्ज कर लेते हैं ये 10 वोल्ट है। ठीक है, ये बैटरी का वोल्टेज है। अब बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी ये काम करेगी कि वो इस प्लेट से ना इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करेगी। ठीक है, और क्या काम करेगी, इनको इस दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करती जाएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला। आपको पता है चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफरेबल है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगी और दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करती जाएगी। यहां से अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे, पहले अगर ये प्लेट न्यूट्रल थी तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 10 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस पर सिमिलरली क्या चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो अब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इस प्लेट पर, ये वाली जो प्लेट है इस पर हम फर्ज कर लेते हैं चार्ज आता जा रहा है +Q, और इस पर जो चार्ज आ गया है वो -Q है। दोनों पर जो चार्ज आएगा ना वो इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इस पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज आया है तो इस पर भी 2 माइक्रोकूलम ही चार्ज होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी डिफरेंट है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी कि दोनों पर चार्ज इक्वल डिपॉजिट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे यहां चार्ज आएगा, हमें पता है ये हाई पोटेंशियल पर प्लेट और ये लो पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो ये है हाई यानी कि पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक हो गया, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं कह देता हूं डेल्टा V। ठीक है, या जस्ट उसको मैं कह देता हूं V। ठीक है, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और वो V है। अब सवाल ये है, देखा ये गया है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। जैसे जैसे प्लेट्स पर चार्ज बढ़ता जाएगा, इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। कॉमन सी बात है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर चार्जेस ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कब तक चार्जेस डिपॉजिट करता जाएगा? तो बहुत दुरुस्त जवाब आपने दिया कि सर ये तब तक चार्ज होता जाएगा जब तक इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। यानी कि आप एक बात याद रखिएगा, वो बात क्या है मैं यहां लिख देता हूं। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं VB कह देता हूं। ठीक है, VB जो है ये ग्रेटर होगा V से। V कौन सा है? ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल। अगर ये ज्यादा होगा तो फिर क्या हो रहा होगा? फिर चार्जिंग हो रहा होगा, यानी कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, और अगर VB बराबर हो जाए VC के या जस्ट V के, अब क्या होगा? अब नो चार्जिंग होगी, यानी कि अब फर्दर कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो जब बैटरी अगर लगी हुई है तो डेफिनेटली इन प्लेट्स के दरमियान, प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। याद रखने, भूले नहीं, हमने आगे जाके भी ये बात डिस्कस करनी है। ठीक हो गया। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो Q हमारे पास आ जाता है इक्वल टू CV। ठीक हो गया, Q इज इक्वल टू CV, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहां से ये C किस बला का नाम है, तो C अगर मैं यहां सेपरेट करूं, C बराबर आ जाएगा Q ओवर B के। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये C क्या चीज है? सर ये हमें पता है, क्या है चलो बता दो फिर। सर कैपेसिटेंस, वेरी गुड, ये है कैपेसिटेंस। पुराना नाम इसका कैपेसिटी है, इसको कैपेसिटी भी बोलते हैं। जिस तरह से कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं ना, ठीक है, पुराना नाम इसका कंडेंसर है। इसी तरह से इसको पहले कैपेसिटी बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, किसी कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी, ठीक हो गया, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जहन में, जो मैं आपसे एक एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इफ, क्वेश्चन बहुत मजे का है, इफ Q प्राइम इक्वल टू 2Q, अगर हम चार्ज डबल कर देते हैं इन प्लेट्स पर, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है ना, किसी भी एक प्लेट पर हम उसको डबल कर देते हैं, तो जल्दी से बताइएगा कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ जाएगी? ऑप्शन में दे देता हूं, क्या 2 टाइम हो जाएगी 2C, बीटा ऑप्शन में दे देता हूं, क्या हाफ C हो जाएगी, चार्ली ऑप्शन में दे देता हूं, क्या ये हो जाएगी सेम रहेगी, और डेल्टा ऑप्शन क्या ये 4 टाइम इंक्रीज कर देगी? चलिए जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा। शाबाश, बहुत जबरदस्त जवाब आपने दिया है। आपने बोला सर ये सेम रहेगी। अब ये सेम क्यों है? इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फिजिक्स का पता है और फिजिक्स थोड़ी बहुत आप जानते हैं तो आपको एक बात पता होगी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, वो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज कौन है? Q और V, इन दोनों से ये C विपरीत हुआ, तो अब ये C इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बड़े कम हो, इससे इस C को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो फिर आप क्या काम करेंगे? फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, C प्राइम Q ऊपर होता है ना, C इज इक्वल टू Q ओवर V, तो ये 2Q कर दिया और ये क्या कर दिया 2V। सर ये क्यों 2V क्यों किया? सर अगर आपने चार्ज डबल किया ना तो V भी डबल हो गया था, ठीक है, तो Q और V बच जाएगा ना, Q और V C के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ये आंसर होगा। अब ना इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? तो कैपेसिटेंस का यूनिट आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसका यूनिट है फैराड, ठीक है, फैराड। अब ये फैराड किसके बराबर होता है? अगर मैं बात करूं 1 फैराड की, तो ये यूनिट इस फॉर्मूला से आ जाएगा, Q ओवर V। Q कौन है? Q है हमारे पास कूलम, और V कौन है? V है हमारे पास वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। 1 फैराड बराबर होगा 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट के। अगर इसकी डेफिनेशन करें तो कैसे करेंगे? If 1 coulomb charge is stored on either plate of the capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then the capacitance of the capacitor will be 1 farad। उस डेफिनेशन को मैं यहां लिख नहीं रहा, मैंने बोल दी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका और भी यूनिट क्या हो सकता है? और यूनिट इसका क्या हो सकता है? ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है RC इक्वल टू T, यहां से निकालें, ठीक है। C इक्वल टू क्या आ जाएगा? T ओवर R। R कौन है? रेजिस्टेंस है, तो यहां से यूनिट क्या आ गया? यहां से यूनिट आ जाएगा इसका टाइम सेकंड, ठीक है, यानी कि फैराड किसके बराबर आ जाएगा? सेकंड पर ओहम, सेकंड पर ओहम। अब यहां से ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, मैं आपसे हर दफा यही कहता होता हूं कि जब भी कोई डिराइव्ड यूनिट आ जाए ना, तो आप उसका बेस यूनिट भी निकाल लिया करें। अब इसका बेस यूनिट कौन सा बनेगा? बेस यूनिट जल्दी से बता दें, शाबाश। आप देखिए सर, ये कूलम पर वोल्ट है ना, तो इसी को हम बेस में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? सर हमें पता है कूलम को मैं कूलम ही रखता हूं, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, तो V इक्वल होता है W ओवर Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट क्या हो गया? सर वर्क का यूनिट है जूल, और ओवर चार्ज का यूनिट सर कूलम, तो जूल पर कूलम आ गया, और ये कूलम ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर ओवर जूल। ठीक हो गया? ये बात समझ आ रही है ना? ये C डिनोमिनेटर में भी नीचे था कूलम, और ये ऊपर जाके इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब इनके यूनिट पुट कर दें। कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकेंड के,
ठीक हो गया, ऊपर स्क्वायर है तो ये एम्पेयर का स्क्वायर भी हो गया और सेकंड का स्क्वायर भी हो गया। देखिए जूल है, जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, तो इसको बेस में लेके जाए, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर और था, न्यूटन मीटर था ना, तो ये मीटर इस मीटर को क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। अब इसको फाइनल लिखते हैं, अब फाइनल इसका यूनिट आ जाएगा केजी, ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा पर केजी, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड की पावर -2 है ना, ऊपर जाके +2 होगी, 8 + 2 ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आ जाएगा सेकंड की पावर 4, और ये एम्पेयर स्क्वायर साथ वैसे, तो ये इसका बेस में यूनिट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, यहां से आप इसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं। अब मैं एक बात करता हूं, वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो C है कैपेसिटेंस, ये डिपेंड किस पर करती है। अगर आपको इसकी डिपेंडेंस जानना है तो इसके लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और उस टॉपिक का क्या नाम है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है नाम उसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, हमने जो डायग्राम बनाई हुई है वो भी तो यही है ना, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ी सी डेरिवेशन भी करूंगा, आगे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं ताकि आपके वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा C बराबर होता है Q/V के, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा और हिफ्ज भी किया हुआ है, वो रहा, ठीक हो गया। अब मैं अगर Q की और V की वैल्यू मालूम कर लूं तो यहां पुट कर दूं ना, तो मेरे पास C आ जाएगा। अब ये C वैक्यूम है, याद रहे, ठीक है। तो अब मैं काम क्या करता हूं, मुझे पता है सिग्मा बराबर होता है Q/A के, यहां से Q मेरे पास आ जाएगा सिग्मा A के, ठीक हो गया, Q की वैल्यू आ गई। अब Q को हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब V की वैल्यू निकालनी है, जरा देखिएगा बड़े ध्यान से, V की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें एक बात पता है, E = क्या होता है सर, V/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने पढ़ा था V/D, माइनस के साइन को इग्नोर कर रहे हैं, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल को बताता है, उसकी जरूरत नहीं यहां पर हमें, ठीक हो गया। अब यहां से V किसके इक्वल आ गया, V बराबर आ गया ED के, क्या बात खत्म होगी, नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। E बराबर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में σ/ε0 के, हमने पढ़ा हुआ है जब हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, तो सिग्मा E कितना होता है, σ/ε0। अब ये यहां पुट कर दे तो यहां से जो V आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा E की जगह कौन आ जाएगा, सिग्मा, ये D ऊपर साथ वैसे ही /ε0, तो ये हमारे पास V भी आ गया। अब क्या काम करना है, अब सर Q की और V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है, Q की और V की वैल्यू पुट करेंगे, बहुत आसान काम होने वाला है हमारे पास। तो यहां पुट कर लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, यहां मैं क्या देता हूं, यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है बराबर हमारे पास C बराबर Q है ना, Q कितना आया, सिग्मा A, ठीक है, ये आ जाएगा सिग्मा A, ओवर क्या आ जाएगा, ओवर ये सिग्मा D/ε0, सिग्मा D/ε0। अब आपको एक बात पता है, ये सिग्मा से तो ये सिग्मा गया ना, अब ये ε0 डिनोमिनेटर में भी नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा A/ε0 ओवर कौन रह जाएगा सर, D रह जाएगा। क्या बात है, तो ये C वैक्यूम है, शाबाश। ये देखें कितना जबरदस्त और खूबसूरत फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आप बता सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पर करती है। अभी आपने पहले यहां से देखा कि Q और V पर डिपेंड नहीं करती, तो फिर कैपेसिटेंस किस पर करती है, जैसे हमने पढ़ा था ना V = IR, ठीक है, V और I में डायरेक्ट रिलेशन था, R रेजिस्टेंस थी, तो R V और I पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसी तरह क्योंकि R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज पर डिपेंड ही नहीं करता।
अब उसके लिए फिर आपने R इक्वल टू रो एल ओवर ए निकाला था। सिमिलरली यहां पर भी C के लिए आपने ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी निकाला वैक्यूम के केस में, यानी कि जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम हो। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम बात करने जा रहे थे डिपेंडेंस की। तो डिपेंडेंस की बात करने के लिए ना हमने ये सारा फॉर्मूला ड्राइव किया कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पर डिपेंड करती है। तो बहुत आसान बात होगी, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स। अगर मैं इससे भी अच्छी बात करूं ना तो मैं ये कह देता हूं कांटेक्ट एरिया। कौन सा एरिया? कांटेक्ट एरिया। अब कांटेक्ट एरिया का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये मतलब ना यहां समझा देता हूं, आप नाराज ना होइएगा, यहां समझा देता हूं। अगर मेरे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, और दूसरी प्लेट जो है मेरे पास वो ये है, ये प्लेट है दूसरी, ठीक हो गया। तो अब इनका कांटेक्ट एरिया कौन सा होगा? इस प्लेट के सामने जो एरिया होगा, लेट्स सपोज वो ये वाला एरिया है, ठीक हो गया, ये वाला एरिया इसके सामने आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसके सामने जो कांटेक्ट में होगा ना, बिल्कुल आमने सामने जो एरिया होगा, अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो दोनों हाथों का एरिया, अगर मैंने यूं कर दिया तो सिर्फ जो बिल्कुल अपने आमने सामने है, कांटेक्ट में है, मतलब सामने नजर आ रहा है, कांटेक्ट से मुराद ये नहीं जुड़े हुए हैं साथ, जुड़ तो नहीं ना सकते, तो जो कांटेक्ट में है, जो बिल्कुल आमने सामने, वो वाला एरिया कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली बात करते हैं। और दूसरी बात कौन सी है जिस पर ये डिपेंड करता है? दूसरी बात है ये एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन की बजाय अगर मैं डिस्टेंस को पहले ले लूं तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। आप जरा देखें डिस्टेंस कहां से लेनी है। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, ठीक है, ये डिस्टेंस लेनी है हमने, ये डी है, ये याद रहे, दोनों प्लेट्स के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगली बात क्या हो सकती है? अगली बात सर ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन मीडियम बताता है, तो मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ठीक हो गया। प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा है, इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब मीडियम चेंज करेंगे तो ये जो कैपेसिटेंस है ये चेंज होती जाएगी, आगे चल के हम इसको पढ़ने वाले हैं, अभी इसके वेरी नेक्स्ट में इसको आपको बताऊंगा। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है, ये जो दोनों प्लेट्स है ना, अगर मैं इनकी थिकनेस डबल कर दूं, क्या कर दूं? डबल कर दूं, यानी कि इसको भी मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये थिकनेस इसकी क्या कर दी? डबल कर दी, ज्यादा थिक कर दी, ठीक है। तो अब बताएं, मेरा सवाल ये है, अब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी? तीन ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। थिकनेस ऑफ द प्लेट्स क्या कर दी? बढ़ा दी, जल्दी से बताएं क्या होगा? शाबाश सर, सेम रहेगी। वाह, कैसे सेम रहेगी? क्योंकि देखिए ना, डिस्टेंस हमने कहां से लेना है? सेंटर से, तो थिकनेस बढ़ने से सेंटर तो ना चेंज हुआ, तो सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां से आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, और वो ये है कि C डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ प्लेट्स की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, फिर बताएं, क्या दूसरा सवाल मैं आपसे यहां एक और पूछता हूं कि क्या चार्ज पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस? आप कहेंगे सर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि Q V के डायरेक्टली वोल्टेज पर डिपेंड करती है? नहीं करती, ठीक है। तो अब चार्ज अगर आ जाए Q, ठीक है, या V आ जाए, इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती। एक और सवाल है मेरा, आपके पास ये जो कैपेसिटर है ना, यूजुअली कैपेसिटर जो है ना ये एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। कॉपर का एक कैपेसिटर फर्ज कर लेते हैं, एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है। कॉपर आपको पता है अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम के मुकाबले में। तो मुझे जल्दी से बताएं, ज्यादा कैपेसिटेंस किसकी होगी? कॉपर से बने हुए कैपेसिटर की या एल्यूमिनियम से बने हुए कैपेसिटर की? शाबाश,
ठीक है, आपने बताया कि सर दोनों की कैपेसिटेंस क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि कैपेसिटेंस नेचर ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करती। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। तो यही बात, C does not depends upon नेचर ऑफ प्लेट्स, कि प्लेट्स किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करती। या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट कह दूं, ये और भी अच्छी बात होगी। अब ना हम अगली बात करते हैं कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए जरा बोर्ड रेज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। फर्ज कर लेते हैं यहां पर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मैं कोई मीडियम प्लेस कर देता हूं। अब यूजुअली इनके दरमियान में जो मीडियम प्लेस किया जाता है ना, ठीक है, ये मीडियम, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। अब या तो ये एयर हो सकता है या कोई ये इंसुलेटर होता है। कौन होता है? एयर या कोई इंसुलेटर। अब हमने पढ़ा हुआ है एयर हो या इंसुलेटर हो, अब हम यहाँ पर मेटल में प्लेस कर सकते हैं। मेटल अगर इनको कनेक्ट कर देंगे ना मेटल से, हाँ मेटल प्लेस आप कर सकते हैं, लेकिन फिर इन प्लेट्स को कनेक्ट ना करें, ठीक है, इनसे सेपरेशन में रहे, तो उस केस में एक अलग स्पेशल केस बन जाएगा, उसको भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं उसको नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर आपने अगर इस तरह से कोई मटेरियल रखा है इनके दरमियान में और वो मेटल है, तो वो इनको कनेक्ट कर देगा और चार्जेस फौरन रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कोई कंडक्शन ही नहीं होगी, यानी कि चार्ज स्टोर ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें दरमियान में कोई इंसुलेटर मटेरियल रखना पड़ता है, ठीक हो गया। अब जैसे ही आप इसके अंदर कोई इंसुलेटर मटेरियल रखेंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाएगी? Cm मैं उसको कह देता हूं, वो बन जाएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ठीक हो गया। यानी कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर आ जाएगा एप्सिलॉन R का, रिलेटिव परमिटिविटी का। अगर आप यहां से देखें ये जो फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये C वैक्यूम नहीं है, अभी हमने पढ़ा C मीडियम बराबर आ जाएगा C वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन R। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है कि एप्सिलॉन R जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब ये ग्रेटर देन 1 क्यों होता है? इसके लिए इससे अगली वीडियो जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, वो आपने जरूर देखनी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एप्सिलॉन R है ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। अब जब ये ग्रेटर देन 1 है तो C मीडियम डेफिनेटली फिर C वैक्यूम से ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी? तो इसके लिए एप्सिलॉन R टाइम ज्यादा होगी, और एप्सिलॉन R अगर आपने निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया C मीडियम ओवर C वैक्यूम। यहां से एप्सिलॉन R की डेफिनेशन भी करते होते हैं, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। उन दोनों की रेशियो को हम एप्सिलॉन R, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। अब यहां से ना मैं एक एमसीक्यू आपसे पूछता हूं। एमसीक्यू में शायर आपसे ये कह रहे हैं कि फर्ज कर लेते हैं इफ C मीडियम जो है ये आपके पास हो 100 फैरेड, ठीक है, और जो C वैक्यूम है वो आपके पास हो 10 फैरेड। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, यूजुअली जो यूनिट होता है ना कैपेसिटेंस का, वो माइक्रोफैरेड, मतलब फैरेड तो यूनिट होता है, लेकिन जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं वो यूजुअली किस में बनाए जाते हैं? फैरेड, माइक्रोफैरेड में बनाए जाते हैं। माइक्रोफैरेड यानी कि 10⁻⁻⁶ फैरेड उनकी कैपेसिटेंस होती है, या फिर ये बनाए जाते हैं पिकोफैरेड में, ठीक है, पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड। यानी कि आमतौर पर जितने भी कैपेसिटर बनाए जाते हैं ना, उनकी जो कैपेसिटेंस है वो लेस देन 1 होती है। आप सोच सकते हैं बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, 1 से छोटा नंबर है।
तो अब ये कमर्शियली इस तरह की इतनी इनकी कैपेसिटेंस होती है। फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है, लेकिन जस्ट एमसीक्यू के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एमसीक्यू लिखा है। तो बताइए एप्सिलॉन आर कितना होगा, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होगी। याद रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए ना सम टाइम वो के का सिंबल भी यूज कर लेता है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, जल्दी से बताएं क्या होगी। सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है हमारे पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, ठीक है। तो सी मीडियम कितना है सर 100, ठीक हो गया, ओवर सी वैक्यूम कितना है सर 10, एक जीरो से एक जीरो गायब हो गया, तो ये कितना आ गया 10। यूनिट क्या आएगा सर, यूनिट भाई कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों यूनिट नहीं होगा, रेशो है, तो रेशो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान में होती है और उसका कोई यूनिट नहीं होता। शाबाश। एक और एमसीक्यू करता हूं मैं आपसे डिस्कस, जल्दी से बताइएगा। एमसीक्यू में शायद ये कह रहा है कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की हो 2 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरड, और उन दोनों उस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए 8 वोल्ट आ जाए, कितना आ जाए 8 वोल्ट आ जाए। तो आप बताइए या आप फाइंड करें, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम one plate of capacitor to another। तो कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। तो आपने ये बात बतानी है, इसको सॉल्व करें जरा, मैं ऑप्शन लिखता हूं तब तक आप इसको सॉल्व कर दें। मैं यहां लिख देता हूं 10 रेज़ टू -16, 10 रेज़ टू 16, 10 रेज़ टू 14 और 10 रेज़ टू -14, ठीक हो गया। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो जल्दी से बता दें, सॉल्व कर ले इसको जी, शाबाश, इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है सर, CV होता है, ठीक है, शाबाश। अच्छा अब Q इक्वल टू और भी तो होता है, Q इक्वल टू NE भी तो होता है, बिल्कुल सर हमने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ाया था, पहले लेक्चर में बताया था आपने। यहां से n निकालना है, अगर n निकालना है तो n इक्वल टू आ जाएगा CV ओवर E। अब यहां वैल्यूज पुट करनी है, C की वैल्यू कितनी है सर 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2 क्रॉस 10 रेज़ टू -6 फैरड, और मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी है सर 8 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, ओवर E कितना होता है सर 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू -19, तो इसको मैं 16 क्रॉस 10 रेज़ टू -20 लिख सकता हूँ, 1.6 था ना, पॉइंट इधर ले गए और इसको -20 कर दिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है भैया। अब क्या होगा 2 8 कितना होता है सर 2 8 16, और नीचे भी कौन है 16, तो ये 16 कैंसिल नहीं हो जाएगा। अब ये 10 रेज़ टू -20 है ना, ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू -6 ऑलरेडी है, ये -20 ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर +20 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर 10 रेज़ टू आ जाएगा 14, प्लस का माइनस का सर प्लस का, हाँ जी। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा सर, ऑप्शन बन गया हमारे पास चार्ली। अब एक और कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हवाले से, ठीक है, एक और एमसीक्यू आपसे पूछता हूं, एमसीक्यू बहुत आसान है। एमसीक्यू में ना आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ है किसके बिटवीन, Q और V के बिटवीन, ये चार्ज है और ये वोल्टेज है। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे सर Q और V में डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ना हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। चलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दी। अब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि इसका ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री है, ठीक हो गया। तो यहां से मुझे जल्दी से बता दे व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये जिस कैपेसिटर की स्लोप बनी है ना उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है, जल्दी से बता दे। ऑप्शन दे दो, चल दे देता हूं। ऑप्शन है जी √3 फैरड, ठीक हो गया, बीटा ऑप्शन है 1/√3 फैरड, और चार्ली ऑप्शन है 1 फैरड, और डेल्टा ऑप्शन है 0। हाँ जी, कौन सा लगाएंगे सर, स्लोप इसकी
देखें इसकी स्लोप किसके बराबर है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है, इसकी स्लोप देखते हैं। स्लोप किसके बराबर है सर, स्लोप बराबर होती है y ओवर x, तो y पर q है, डेल्टा q ले लें या ओवर डेल्टा v ले लें, या मैं q ओवर v ही ले रहा हूं, ठीक है। स्लोप आ गई, तो ये स्लोप इसकी क्या दे रही है सर, q ओवर v तो c होता है, तो इसका मतलब होगा कि इस ग्राफ की स्लोप आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दे रही है। अब स्लोप किसके बराबर होती है सर, स्लोप बराबर होती है tan थीटा के, किसके बराबर होती है, tan थीटा के। तो tan थीटा कितना है सर, थीटा है 45 डिग्री, तो tan 45 कितना है, ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में बताया था ना, ये टेबल याद रखना है, भूलना नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट टेबल है, सेकंड ईयर में आ गया और अभी तक ये टेबल काम आ रहा है, ठीक है। ये होता है 1, अब यूनिट क्या होगा फैरड, तो 1 फैरड आ जाए, ठीक हो गया। ये कितनी कैपेसिटेंस आ जाएगी 1 फैरड। अच्छा अब ना कुछ सवाल हैं आपके जहन में होंगे, और वो सवाल ये है कि ये जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, ये कैसे फाइंड किया जाता है, एक सवाल। और दूसरा सवाल कि डाइलेक्ट्रिक के इस प्लेट्स के दरमियान में आने से कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर जाती है, ये भी एक सवाल है। तो इसका जो जवाब है ना वो इससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में है, और उसका जवाब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको जरूर समझिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।